सबको प्रणाम और सुप्रभात। बच्चों, उपस्थित हूँ आप सबके बीच में फिर से लेकर वही विषय वस्तु, वही दीवाना दिल मस्ताने आप और परवाना हमारा सब्जेक्ट जिसका नाम है इंग्लिश। हम लोगों ने ग्रामर का बेसिक्स पूरा कर लिया है। एक फाउंडेशन हमने ले डाउन कर ली है ग्रामर की। अब ग्रामर को अच्छे से पढ़ने के लिए जो फाउंडेशन लगती है, जो बेस लगता है, वो करने के बाद अब ग्रामर के असल काम को हम चालू करेंगे। असल पढ़ाई जो ग्रामर की वहाँ से स्टार्ट होती है, जिसमें सबसे पहले आते हैं टेंसेस। देखिए, वैसे तो ग्रामर में टेंस, वॉइस, स्पीच, ये तीन महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमको पढ़ना है। लेकिन ये वॉइस और स्पीच ये हम तब तक नहीं पढ़ सकते जब तक कि हमको टेंसेस नहीं आते हैं। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से? टेंसेस से। ठीक है। टेंस शब्द का अर्थ क्या होता है? टेंस का अर्थ होता है काल। सबको पता है काल कितने होते हैं? तो इसमें हिंदी और इंग्लिश में 3 काल होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस। एवरीबॉडी नोज प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, पास्ट यानी भूतकाल और फ्यूचर यानी भविष्य काल। लेकिन अगर मेरे कोई दोस्त संस्कृत पढ़े हुए हो तो वो जानते हैं संस्कृत में इसे काल नहीं कहते, संस्कृत में इसे लकार कहते हैं। नाम को देख के परेशान मत होना, संस्कृत में से कहते हैं, जो पढ़े हैं वो जानते हैं। लकार यानी काल। और ये 5 होते हैं। कौन से 5? तो लट लकार यानी कि वर्तमान काल, रिट लकार यानी कि भविष्य काल। इनफैक्ट अपन ने पहले पास्ट लिखा है तो पहले इसी क्रम में पास्ट लिखते हैं। पास्ट टेंस को लंग लकार कहते हैं, ऐसे लिखते हैं लंग लकार। और भविष्यत काल को लिट लकार। 2 और होते हैं, विधिलिंग और लोट लकार। ठीक, लट यानी प्रेजेंट, लंग यानी पास्ट, लिट यानी फ्यूचर, विधिलिंग इसे हिंदी में ही कहते हैं इच्छार्थ, यानी कि 2 सेंटेंसेस विच शो योर विशेस, आप क्या चाहते हो। और लोट को आज्ञार्थ यानी कि ऑर्डर। तो इस तरह के सेंटेंसेस तो हम देख चुके हैं ऑलरेडी कैसे बनते हैं इंग्लिश में, है ना। रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस या इच्छा वाले सेंटेंस और आज्ञा ऑर्डर कमांड वाले सेंटेंस, यानी कि ये बेसिकली इम्पेरेटिव सेंटेंस के टाइप में आ जाता है इंग्लिश में। इंग्लिश में ये वाले दोनों हैं लेकिन इम्पेरेटिव के फॉर्म में। अब आते हैं इन्हीं 3 पे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक। सर, आपको जब हम संस्कृत कोर्स में नहीं है और पढ़ाने नहीं वाले हो तो बता क्यों रहे थे हमें? भाई, हमारे भारत की भाषा है तो हम हमारी भारत की भाषा से कंपेयर नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? संस्कृत देववाणी है, विश्व की सबसे एंशियंट, इससे पुरानी भाषा पूरे विश्व में कहीं नहीं है। आपको जानकर खुशी होगी, आप लैंग्वेज पढ़ रहे हो। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं संस्कृत के जो हिंदी में आए हैं। इनफैक्ट हिंदी तो पूरी तरह संस्कृत पे बेस्ड है। और ऐसे बहुत सारे संस्कृत वर्ड हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में भी और दुनिया की दूसरी लैंग्वेज में भी आए हैं। जैसे अगर आपने नमस्ते लंदन देखी हो मूवी, तो अक्षय कुमार लास्ट में एक सीन रहता है जहाँ पर अंग्रेज की बराबर हो जाता है, बिल्कुल पूरे परखच्चे उड़ा देता है उस अंग्रेज के। ऐसा डायलॉग है, जबराट एकदम उसके अंदर, अगर आपने सुना हो तो हमारे यहाँ ज्यामिति है, ये संस्कृत शब्द है ज्यामिति। हमारे यहाँ है भ्रातृ, मातृ, पितृ, है ना, त्रिकोणमिति, इफ यू रिमेम्बर। और कहता है वो अक्षय कुमार, ज्यामिति से बना ज्योमेट्री। देखो आप, भ्रातृ से बना ब्रदर, मिलता जुलता है। मातृ से रूट वर्ड बना है मैट्री, मैट्रियार्की, मैट्रिमोनियल। मैट्री, मैट्री से ही बना है मदर। ठीक। पितृ से बना है पैट्री, पैट्री अगेन इज इन इंग्लिश रूट वर्ड जिसका अर्थ होता है पैटर्नल, जिसके वर्ड्स है पैटर्नल, पैट्रियार्क, पैट्रियार्की, पैट्रिमोनियल, जिसका अर्थ होता है फादर। त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री की स्पेलिंग चेक कर लेना, यही सही है।
ठीक, TRIGONOMETRY, ठीक है। तो भाई ये अरे सबसे प्यारा वर्ड नाम, इंग्लिश में क्या बना, नेम। कोयला, ये हिंदी वर्ड है, ये क्या बना, कोल, आया। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो हमारे, इनफैक्ट आपको जान के एक और मजा आएगा कि हमारे यहाँ जो चंपू मालिश, चंपू जिसे हम कहते हैं सर की, चंपू, उसी से ही बना है इंग्लिश का वर्ड शैम्पू। दिस इज अ फैक्ट। इसलिए ये सब बातें करना बहुत ज़रूरी होता है जब हम एक लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उसको रिलेट करने के लिए। और वो सारी लैंग्वेजेस जिनसे हम थोड़ा बहुत भी रिलेट करते हैं या जो हमारी यहाँ की नेटिव लैंग्वेजेस हैं उनसे कंपैरिजन होता ही है। चलो ये तो हुई ज्ञान की बात। अब आते हैं अपने टेंसेस पे। तो टेंसेस कितने हैं, तीन। इंग्लिश में तीन टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। और ऐसे टेंस, ग्रामर में टेंसेस कितने होते हैं, तो ग्रामर में टेंस होते हैं चार। ये तीन के अलावा और एक दूसरे क्लासिफिकेशन है, वो चार कौन से, पहला है इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब ये इंडेफिनिट प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में होता है। कंटिन्यूअस भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में होता है। परफेक्ट भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में होता है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में होता है। तो अब कुल कितने भेद हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, ऐसे तीन। तो अगर ये कुल तीन भेद हो गए तो ये तीन और तीन छः, यहाँ पर तीन और तीन नौ, और यहाँ तीन और तीन छः और तीन नौ, और यहाँ पर तीन और तीन छः और तीन नौ और तीन 12। मतलब 3 + 3 + 3 + 3 इज इक्वल टू हाउ मेनी टेंसेस, 12 टेंसेस हो गए। तो नंबर ऑफ टेंसेस कितने हो गए कुल, 12 टेंसेस। 12 टेंसेस पढ़ेंगे हम, नहीं, हम और ज़्यादा पढ़ेंगे, पूछो कैसे। देखो 12 टेंसेस तो अभी हमने सिद्ध किए, 12 टेंसेस। अच्छा अब एक एक टेंस के कितने कितने भेद बनते हैं, तो देखना एक टेंस, ये 12 है, तो हर एक के कितने बनेंगे, हर एक का बनेगा पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। कितने हो गए, एक, दो, तीन, चार, और 12 टेंसेस होते हैं। तो फिर एक मल्टीप्लिकेशन कर लो, 12 × 4 48। तो इस तरह से हम कुल 48 टेंसेस पढ़ने वाले हैं। कोई हम किसी प्रकार की कमी छोड़ने वाले नहीं हैं। देखो आगे इस कोर्स में आपको आर्टिकल राइटिंग है, मिनट्स राइटिंग है मीटिंग के, रिपोर्ट राइटिंग है, प्रेसी राइटिंग है, नोट मेकिंग है। बताइए अब ये जो करना है आपको, 1 2 3 4 5 इस तरह की चीज़ें जो लिखनी है। इसके अलावा लॉ में आपको आंसर्स लिखने हैं। लॉ का क्वेश्चन आपको समझना है कि लॉ का क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाहता है। और इसके लिए किस पे पकड़ होना ज़रूरी है, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज पे। ग्रामर को हम हल्के में नहीं ले सकते कि यार 1 नंबर का डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा, एक से एक क्वेश्चन, या 5 नंबर के एक्टिव पैसिव वॉइस आएंगे 5 सेंटेंस कन्वर्ट करने के, या कुल ग्रामर का वेटेज 10 12 नंबर ही है सिर्फ। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। ये ग्रामर का वेटेज 10 नंबर नहीं है, ग्रामर पूरे कोर्स में लग रही है, हर जगह लग रही है। पूरे 60 नंबर के लॉ में ग्रामर लग रही है। अरे बच्चे समझ में आए, तो ग्रामर इज ऑल परवेसिव। परवेसिव समझते हो, जैसे कि मैनेजमेंट में प्लानिंग इज परवेसिव। हर स्टेज पे, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो, प्लानिंग हर जगह लग रही है। उसी तरह से लॉ में, इंग्लिश में, इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन समझने के लिए, आगे सीए इंटर में या सीएस एग्जीक्यूटिव में या प्रोफेशनल में, फाइनल में, कहीं भी आप पढ़ोगे, सीए करोगे, या कोई कोई बच्चे सीएस भी कर सकते हैं आगे जाके, या दोनों भी कर सकते हैं, सीए सीएस। जीवन भर आपको लॉ पढ़ना है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई। इनकम टैक्स एक्ट सीए ही पढ़ते हैं, टैक्स लॉ है, इट्स एन इनकम टैक्स एक्ट। जीएसटी इज एन एक्ट, तो एक्ट तो लॉ होता है, लॉ को पढ़ना पड़ता है।
तो ये सब कुछ अगर आपको आगे जाके करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी ग्रामर अच्छी हो, सिर्फ पढ़ना ही नहीं, लिखने में भी ग्रामर अच्छी हो। इसीलिए तो आज हम वंस एंड फॉर, और फिर बोलने के लिए भी ज़रूरी है हमको ग्रामर अच्छे से आए। तो ग्रामर का सबसे कोर और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है? टेंसेस। मॉड्यूल में टेंसेस कहीं नहीं दिखे तो घबराना मत कि टेंसेस थे ही नहीं कोर्स में तो पढ़ाए क्यों, है ना? योर टीचर नोज मोर देन यू, है ना? एंड दिस इज द ओनली वे वी हैव बीन डूइंग फॉर द पास्ट 3 years एंड प्रोड्यूसिंग रैंक्स। तो दिस इज द वे टू गो, है ना? मतलब मैं या कोई भी टीचर दुनिया में एक्टिव पैसिव या डायरेक्ट इनडायरेक्ट तब तक नहीं पढ़ा सकता जब तक कि टेंस ना पढ़ाए। तो मैं आईसीएआई से थोड़ा सा इस बात को लेके डिसएग्री करता हूँ कि आईसीएआई ने टेंसेस को कोर्स में क्यों नहीं रखा, वाइल इट शुड बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर कोर्स। उसके बिना एक्टिव पैसिव कैसे पढ़ेंगे या डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे पढ़ेंगे? चलिए ठीक है भैया। तो कुल 48 टेंसेस हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। करते हैं शुरू। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रेजेंट टेंस। चलिए, प्रेजेंट टेंस करना क्या है बच्चों को? बच्चों को मेरे साथ साथ अपनी कॉपी में जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा वैसा लिखते जाना है। ठीक, तैयारी हो जाएगी हमारी। मैंने आपसे कहा था हमेशा हम किससे पढ़ेंगे? हम वर्ब स्ट्रक्चर से पढ़ेंगे, फॉर्मूले बना बना के। वर्ब स्ट्रक्चर कहें या अपनी आम भाषा में इसको हम फॉर्मूला कह देंगे। फॉर्मूले बना बना के पढ़ेंगे और एक एक का एक एक सेंटेंस बनाते जाएंगे। ठीक, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद। कौन से 4 भेद? देखो, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, और इन चारों के ही, ये जो 4 मैंने लिखे हैं, इन चारों के ही 4 भेद हैं। कौन से? पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, और चौथा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। याद रखना। ठीक, अब कुछ नहीं करना है। जब हम प्रेजेंट टेंस के बाद पास्ट टेंस पढ़ेंगे तो यहाँ पे उसकी जगह पास्ट टेंस लिख देना। जब फ्यूचर पढ़ेंगे तो यहाँ पे उसकी जगह फ्यूचर लिख देना। तो अब ये चार्ट हमको बार बार बनाने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है बच्चों, अभी हम प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं। चलो, अब एक मजेदार बात, बोलते कैसे हैं? इस टेंस का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसको इसका दूसरा नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। पर इसको बोलना कैसे है ये सीख लें, है ना? 2 नाम है इसके, ये दोनों के बीच में और है। देखो, या तो आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे या फिर सिंपल प्रेजेंट बोलेंगे। ठीक, ये भी सही, ये भी सही। लाल अक्षरों से बता देता हूँ कि क्या गलत है, क्या नहीं बोलना है। आप इसको इंडेफिनिट प्रेजेंट बोलोगे तो ये बोलना गलत हो जाएगा, इंडेफिनिट प्रेजेंट। या आप इसको प्रेजेंट सिंपल बोलोगे तो भी ये गलत हो जाएगा। ठीक, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलो या सिंपल प्रेजेंट बोलो। चलो ठीक है, वापस आते हैं। सबसे पहले उठा रहे हैं हम ये वाला टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, या जिसको सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। चलो, इसका वर्ब स्ट्रक्चर है वर्ब स्ट्रक्चर। अब मैं क्या करूंगा, फटाफट से, आप मेरे साथ कॉपी में लिख रहे हो, अपने को टाइम कम लगाना है और चीज़ ज़्यादा करना है। कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट लेना है, और वो जो चीज़ कोर्स में नहीं है उसको पढ़ना है क्योंकि आगे उसका बहुत महत्व है। तो हम पूरी जी जान लगा रहे हैं, है ना? कोई मक्कारी ना आप कर रहे हो ना मैं कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ करते जाना। इसको हम बोलेंगे पी, इसको बोलेंगे एन, इसको बोलेंगे आई, और इसको बोलेंगे आई एन। ठीक, ऐसा लिख देते हैं। तो पी लिखूंगा मतलब पॉजिटिव वर्ब स्ट्रक्चर, एन मतलब लिखूंगा मतलब नेगेटिव वाले सेंटेंस का वर्ब स्ट्रक्चर, और इस तरीके से आप समझ जाइएगा। तो इसके 4 वर्ब स्ट्रक्चर बनेंगे, 1 2 3 4। तो बनाते हैं पहला पॉजिटिव का वर्ब स्ट्रक्चर, फिर
नेगेटिव का, फिर इंटेरोगेटिव का, और फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव का। चलिए वर्ब स्ट्रक्चर हम बनाएंगे ऑरेंज पेन से। स्टार्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, यहाँ पे सब फुल स्टॉप है। इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव इन दोनों में क्वेश्चन मार्क रखते हैं बस, बाकी इन दोनों में फुल स्टॉप। और लास्ट है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आर परफेक्शन काम करेंगे हम, बल्कि प्रीमियम पे जाने की कोशिश करेंगे। चलो भाई, ये बन गए हमारे 4 वर्ब स्ट्रक्चर। तो 48 में से हमारे ये 4 हुए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब इन पे चर्चा करते हैं 2 मिनट के लिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कब करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग जनरली हम कोई चीज़ जब हुआ करती है, आता रहता है या आता है, जाता है, खाता है, आती है, जाती है। आपको पता है इसके ये बड़ी कॉमन है, जो छोटी छोटी स्पोकन इंग्लिश क्लास भी चलाते हैं जो लोग, जो टीचर्स हैं, वो भी ये पढ़ाते हैं कि ता है, ती है, ते हैं, इस तरह से आपको याद करना। ये तो नॉर्मल कीज है, ठीक है, पढ़ने की। लेकिन इसके अलावा कोई चीज़ अभी वर्तमान में ही हुई है, जस्ट हाल में ही हुई है ना, भले ही वो हो चुकी है, लेकिन अगर एकदम अभी हुई है तो भी हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोलते हैं। कमेंट्रीज जो होती हैं क्रिकेट की या किसी भी स्पोर्ट की, वो भी बहुत करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है। जैसे कि सचिन आउट हो गया है ना, तो भी क्या बोलते हैं? सचिन हैज गॉट आउट, ऐसा ना बोलते हुए सचिन डिपार्ट्स। तो डिपार्ट्स मतलब वो जाता है, पर जाता है नहीं, वो आउट हो गया है। तो हो गया है के बावजूद भी उसको किसी और टेंस में ना बोलते हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलते हैं, सचिन डिपार्ट्स। ठीक, तो कमेंट्रीज में ज्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। पूरी कमेंट्री प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, पर बहुत प्रयोग होता है कमेंट्री में प्रेजेंट इंडेफिनिट का, लाइव कमेंट्रीज में। ठीक, चलो अब इसका सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस हम बना लेते हैं ग्रीन से, ताकि समझ आएगा आपको। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होता है ये बताया था मैंने आपको एक दिन। गो वेंट गॉन, डू डिड डन, अराइज अरोज अराइजन, फ्लाई फ्ल्यू फ्लोन, है ना, ईट एट ईटन। कभी कभी ईडी लगता है, क्लाइंब क्लाइम्ड क्लाइम्ड। ठीक, फाइंड फाउंड फाउंड, ऐसा भी बनता है कभी कभी। तो ये तरह तरह से पास्ट टेंस बनते हैं, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। चलो, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब इसमें थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म नहीं, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगेगा, और ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक चीज और इसमें एक ऑप्शन बात है कि एस या ई एस लगता है वर्ब में इफ सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर। अच्छा, कितना जरूरी था देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच जब पढ़ा रहे थे तब मैंने आपसे कहा था कि प्रोनाउन के, पर्सनल प्रोनाउन करके भी एक भेद होता है, जिसके 3 भेद होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन यानी आई, सेकंड पर्सन यानी यू, और थर्ड पर्सन यानी ही शी इट दे। तो इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन किसको कहते हैं, आई और यू को। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब कौन? राम, श्याम, गीता, सीता। दैट वाज प्रेडिक्टेबल है, राम श्याम के पास अगर गीता बोला है तो सीता होगा चौथा नाम। बड़ा मजेदार है। तो देखो, अगर हमारा सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तो एस और ई एस लगता है वर्ब में इफ द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर। जैसे राम वर्ब है प्ले, और क्या खेलता है? क्रिकेट। राम प्ले क्रिकेट, गलत लग रहा है ना। राम क्या है? सब्जेक्ट सिंगुलर, तो क्या आएगा? प्लेज। लेकिन अगर राम की जगह बहुत सारे लड़के होते हैं, बॉयज, तो बॉयज प्ले क्रिकेट, सिर्फ थर्ड पर्सन। अच्छा, आई, मैं अकेला खेल रहा हूँ, सिंगुलर, तो आई के साथ तो एस लगना चाहिए, नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि
थर्ड पर्सन नहीं आए, फर्स्ट पर्सन है। यू, एक अकेला व्यक्ति सामने मेरे खड़ा है, वो क्रिकेट खेल रहा है। यू प्ले क्रिकेट कि यू प्लेस क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट, क्यों? क्योंकि वो थर्ड पर्सन नहीं सेकंड पर्सन है। तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ तो वर्ब में एस या ईएस लगता ही नहीं है। थर्ड पर्सन के साथ लगता है, वो भी तब जब वो थर्ड पर्सन कैसा हो, सिंगुलर हो। ठीक, तो ही प्लेस क्रिकेट, राम प्लेस क्रिकेट, सीता प्लेस क्रिकेट, एस ईएस लगता है। चलो, ये इसका वर्ब स्ट्रक्चर के साथ एक सेंटेंस हो गया। अब इधर बना लेते हैं, इनके सबके सेंटेंस इनके सामने बनाएंगे। चलो, राम क्रिकेट नहीं खेलता है, तो राम डज नॉट प्ले क्रिकेट। अच्छा, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। तो डू आएगा प्लूरल के साथ और डज आएगा सिंगुलर के साथ। प्लूरल का पीएल कर देता हूँ। फिर क्या वो क्रिकेट खेलते हैं, डू दे प्ले क्रिकेट, या अगर अपना सेंटेंस था राम, तो राम वाला क्या बनेगा, डज, क्योंकि राम सिंगुलर है, तो डज राम प्ले क्रिकेट। अब एक मजेदार बात, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। जब ही सेंटेंस में राम सिंगुलर है, तो फिर प्ले का प्लेस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि डज आ गया। यहाँ पर भी डज आ गया, इसलिए राम के बाद, राम सिंगुलर होने के बावजूद भी प्लेस नहीं आया। तो एक रूल और याद कर लो, किसी भी सेंटेंस में डू, डज, डिड, इस तरह के वर्ड आ जाते हैं, तो फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं, विदाउट एनी एस और ई एस। ये रूल याद कर लो आप, किसी भी सेंटेंस में, अलग से बना दिया, डू, डिड और डज आ जाए, तो फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म, और उसमें भी एस या ई एस कुछ नहीं लगता है, बेस फॉर्म यूज होता है। ठीक, तो यहाँ पे डज आ गया, तो फिर वर्ब का बेस फॉर्म प्ले, डज आ गया, वर्ब का बेस फॉर्म प्ले। ठीक, फिर अगला, क्या राम क्रिकेट नहीं खेलता है? अच्छा देखो, ये जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है आपको अजीब लग सकता है। चलो सर, समझ में आता है कि राम क्रिकेट खेलता है, पॉजिटिव। राम क्रिकेट नहीं खेलता है, ये भी एक सेंटेंस है, नेगेटिव। क्या राम क्रिकेट खेलता है, इंट्रोगेटिव, ये भी एक सेंटेंस है। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या है, कि क्या राम क्रिकेट नहीं खेलता है, ये चीज समझ में नहीं आई। ये होते हैं एम्फेटिक या रेटोरिक क्वेश्चंस। रेटोरिक मतलब बोली की चतुरता, है ना। जब आपको अपनी बात पे स्ट्रेस देना हो, तब आप इस तरह से बोलते हो, रेटोरिक तरीके से। जैसे आपके फ्रेंड ने कहा कि तू मेरी कभी मदद ही नहीं करता है, तो आप उससे बोलोगे, क्या मैं तेरी मदद कभी नहीं करता हूँ? तो क्या मैं तेरी मदद नहीं करता, ये क्वेश्चन है, और कभी नहीं करता, ये नेगेटिव। तो इसमें क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव और नेगेटिव भी है। जब आपको जोर देके बोलना हो कि क्या मैं तेरी मदद नहीं करता, तब आप बोलोगे, डू आई नॉट हेल्प यू, है ना। इसका मतलब इस तरह का एक बोलने का या लिखने का स्ट्रक्चर होता है, और ये स्ट्रक्चर कौन सा है, इंटरोगेटिव नेगेटिव है ना। परफेक्ट, बहुत अच्छा। तो इसका क्या बनेगा, अपना तो सिंगुलर ही चल रहा है राम, तो डज राम नॉट प्ले क्रिकेट, तो डज राम नॉट प्ले क्रिकेट, ये हो गया परफेक्ट। चलो, वेरी गुड, ये हुआ हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बच्चे लोग इसको आगे पीछे करके अच्छे से कॉपी में उतार लेना। एक सेंटेंस ही ले रहे हैं अभी हम इसका, अगले पे आते हैं। अगला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट टेंस चल रहा है हमारा, और प्रेजेंट टेंस में हमने उठाया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। चल, इसका पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के वर्ब स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग। अब स्पीड बढ़ जाएगी हमारी, क्योंकि बहुत आसानी से हमको कंसेप्ट समझ में आ गई कि कैसे पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं। चलो, इसका है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब, प्लस वर्ब में आईएनजी, या वर्ब में आईएनजी आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं, प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फिर है सब्जेक्ट
प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी लगेगा, कंटिन्यूस में आईएनजी लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट। फिर इंट्रोगेटिव में इज एम आर से स्टार्ट होगा, इसमें डू डज नहीं आएगा क्योंकि इज एम आर ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर सब में फुल स्टॉप है, आपको पता ही है। इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों में क्वेश्चन मार्क्स हैं। फिर इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब आईएनजी, क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है ना तो नॉट भी आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। चलो भाई, क्या कर रहा था? राम क्रिकेट खेल रहा था। इस एक ही सेंटेंस को अपन पूरे 48 में बनाते हैं ना तो अपने पास भी सिमेट्री रहेगी समझने की। कल को आप कॉपी वापस खोलोगे कभी पढ़ने के लिए तो आपको रहेगा समझ कि क्या चल रहा है ना। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग हम कब करते हैं? जब कोई क्रिया वर्तमान में लगातार चल रही हो रहा हो। तो इसका जनरली की क्या बनती है? रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक, ये बहुत आसान है। चलो, तो राम सिंगुलर इसलिए राम इज प्लेइंग क्रिकेट। प्लूरल होते हैं बॉयज, तो बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। और आई होता तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, यू होता तो यू आर प्लेइंग क्रिकेट, है ना। तो अभी राम है इसलिए राम इज प्लेइंग क्रिकेट। फेमस है हमारे इंडिया में, क्रिकेट सबसे ज्यादा चलता है इसलिए अपन ने एग्जाम्पल में दिया। राम इज इंट्रोगेट सॉरी नेगेटिव है, राम इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। प्ले में आईएनजी लगी रहे, राम इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तीसरा, इज राम प्लेइंग क्रिकेट? क्या राम क्रिकेट खेल रहा है? आप देख रहे हो राम जहां भी लिख रहा हूं मैं आर कैपिटल लिख रहा हूं, क्यों? छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना, पंक्चुएशन से लेके सब पे। और आखिरी इज राम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्यों लिख रहा हूं मैं राम का आर कैपिटल? प्रॉपर नाउन है ना, याद रखना आप लोग भी। इज राम नॉट प्लेइंग क्रिकेट? क्या राम क्रिकेट नहीं खेल रहा है? बिल्कुल खेल रहा है। तो ये रेटोरिक क्वेश्चन, रेटोरिक यानी बोलचाल की चतुरता, वाक्पटुता, वाक चातुर्य। इज राम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। डन। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चल, एक लाइन खींच के इसी के नीचे प्रेजेंट परफेक्ट का कर लेते हैं। मेरे साथ साथ बनाना बच्चों। प्रेजेंट परफेक्ट और इसका वर्ब स्ट्रक्चर। चल, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। लिखते जाओ बच्चे लोग कॉपी में। इसका बनता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म यानी कि क्रिया हो चुकी है, परफेक्ट, है, प्लस ऑब्जेक्ट। ये कितना काम आएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट के समय, ये आपको लगेगा कि यार इट वॉज वर्थ डूइंग। फिर है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म तो हर जगह आएगा इसमें, प्लस ऑब्जेक्ट। फिर क्वेश्चन बनेगा हैज हैव से स्टार्ट होते हुए, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में वही हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो गया जी। चल, सेंटेंस हमारा वही बनेगा, राम क्रिकेट खेलता है वाला। अब यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हम कब करते हैं तो इसका नाम देखते हैं पहले। टेंस का नाम क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब क्या? कि कोई चीज हो चुकी है। कोई काम परफेक्ट तब होता है जब बोलते हैं ना कि यार हो गया, वाह परफेक्ट। तो परफेक्ट इसको नाम देने के पीछे कारण ये रहा है कि जो चीज हो चुकी है। कब हो चुकी है? आगे हो चुकी होगी कि हो चुकी थी कि हो चुकी है? बोले अभी वर्तमान में हो चुकी है इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट। हो चुकी थी बोलेंगे तो पास्ट परफेक्ट, और हो चुकी होगी बोलेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट। तो
सिंपल का भी लॉजिक दिया, सिंपल प्रेजेंट का, सिंपल कंटिन्यूस का भी लॉजिक और परफेक्ट का भी लॉजिक। ऐसे ही परफेक्ट कंटिन्यूस का लॉजिक होगा। और फिर जब ये चारों का एक एक बार लॉजिक मिल जाएगा तो तीनों टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, कंटिन्यूस हो, परफेक्ट हो, परफेक्ट कंटिन्यूस हो या इंडेफिनिट हो, लॉजिक वही रहना है। बस जिस काल के साथ है उस काल के साथ उसके टाइम फ्रेम बदल जाएगा। अगर भविष्य काल के साथ है तो हो रहा तो होगा, भूतकाल के साथ है तो हो चुका है या था, और अभी हो रहा है तो वर्तमान में हुआ है या हो चुका है। ठीक, बहुत बढ़िया, लॉजिक से चलना। कोई क्रिया वर्तमान में अभी अभी थोड़े समय पहले हुई है, उसका प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट के लिए करते हैं। अब यहाँ अभी अभी हुई है कि बहुत सारे पैमाने हैं, है ना। अब ये एक रिलेटिव चीज है। ऐसा नहीं कि 10 मिनट पहले हुई हो को हम प्रेजेंट परफेक्ट में बोलते हैं और अगर 12 मिनट पहले हुई थी तो पास्ट परफेक्ट में बोलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, कोई चीज हो सकता है कि इंडिया ने 10 साल पहले की हो, लेकिन इंडिया की इतनी बड़ी हिस्ट्री में वो 10 साल कुछ भी मायने नहीं रखते, वो भी अभी वर्तमान में गिनाएंगे। जैसे कि इंडिया हैज डिफीटेड पाकिस्तान इन द 1999 कारगिल वॉर। तो ये चीज तो 21 साल पहले हो गई है, कई साल पहले हो गई है। तो इसको अब हैज क्यों लगा रहे हैं, हैड क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि इंडिया इतना बड़ा देश अनादिकाल से है, इतने बड़े हिस्ट्री में 20-21 साल ऐसा लगता है अभी की बात है। तो उस लॉजिक से आप हैज भी लगा सकते हो उसको प्रेजेंट मान के। तो ये प्रेजेंट है या नहीं, ये परिस्थितियों में रिलेटिव होता है। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से 20-21 साल भी कुछ नहीं लग रहे हैं। ठीक, लेकिन कहीं हो सकता है कि 15 मिनट पहले की बात अभी इस बातचीत में रेलिवेंट ना हो। तो ये रिलेटिव मुद्दा है, ये रेलेवेंसी का केस है। खैर ये एमबीए में पढ़ोगे आप लोग, कभी करोगे तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अपन बना लेते हैं। राम हैज प्लेड क्रिकेट, राम हैज नॉट प्लेड क्रिकेट, हैज राम प्लेड क्रिकेट, और फिर हैज राम नॉट प्लेड क्रिकेट। कितना आसान है। राम क्रिकेट खेल चुका है, राम क्रिकेट नहीं खेल चुका है, क्या राम क्रिकेट खेल चुका है, क्या राम क्रिकेट नहीं खेल चुका है, ऐसा। ये चार हमारे सेंटेंस। आया बच्चों समझ में? बड़ा आसान है। देखो मजेदार बात, हैव का प्रयोग, हैज का प्रयोग सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ, वही जो एस और एस का रूल था वैसे ही। और हैव का प्रयोग प्लूरल के साथ, आई के साथ, यू के साथ, सबके साथ। ठीक, चलो कितने टेंस हो गए हमारे? प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, जिसमें से तीन हो गए। चौथा उठाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। चलो कॉपी आपकी तैयार है? परफेक्ट कंटिन्यूस हम पढ़ रहे हैं इसका वर्ब स्ट्रक्चर। ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। चलिए जी बना लेते हैं। इसका वर्ब स्ट्रक्चर बड़ा मजेदार है देखो, और इसको याद करने का ट्रिक भी दूंगा मैं, थोड़ी देर रुकना हो। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क।
और हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। ओह, अब देखो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कब करते हैं? जब कोई चीज वर्तमान काल में चल रही है लेकिन रिसेंट पास्ट में शुरू हुई थी और कुछ हो भी चुकी है। तो कुछ हो चुकी है, कुछ हो रही है। याद करने का सबसे बढ़िया तरीका, एक गाना दिमाग में बिठा लो आप हमेशा के लिए। कौन सा गाना? थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। बस, थोड़ा है बाकी मतलब चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है। और हो चुका है मतलब जो थोड़ा थोड़ा हो भी गया है, कंप्लीट भी हो गया। कंप्लीट मतलब परफेक्ट। जो कंप्लीट हो गया है वो परफेक्ट है, और जो चल रहा है वो कंटिन्यूस है। तो थोड़ा सा प्यार हुआ है और थोड़ा है बाकी, जो बाकी है वो चल रहा है, कंटिन्यूस है। बस, दिस इज द वे यू कैन लर्न थिंग्स। चलो, बड़ा मजेदार है ये। अब देखो, यू मे फाइंड इट फनी, यू मे फाइंड इट any which way, but this is the trick that you can follow if you want. I mean, nothing is compulsory as such, है ना? This is up to you as to how you look at things and how you look at teachers in online classes, guys. खैर, तो because क्लासरूम का अपना एक मजा है, लेकिन ऑनलाइन में वी हैव आवर लिमिटेशंस। चलो बच्चे, खैर कोई बात नहीं। तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको याद करने का एक तरीका है। इस टेंस का नाम क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ठीक है, अगर पास्ट भी होता तो हम क्या कर लेते, और फ्यूचर भी होता तो क्या कर लेते। हमको इससे मतलब नहीं, ये पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। इस टेंस का नाम है परफेक्ट कंटिन्यूस। और परफेक्ट कंटिन्यूस का क्या अर्थ होता है? कि जिसमें परफेक्ट का भी एलिमेंट हो और कंटिन्यूस का भी एलिमेंट हो। तो चलो, प्रेजेंट परफेक्ट है ना ये, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या था? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये प्रेजेंट परफेक्ट का था। प्रेजेंट कंटिन्यूस का क्या था? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और हमारे इस टेंस का नाम क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूस भी नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। मतलब इसमें परफेक्ट का पी भी है और कंटिन्यूस का सी भी है, प्रेजेंट तो है ही। तो परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों के एलिमेंट है इसमें। तो बताओ, पहला नाम किसका है परफेक्ट कंटिन्यूस के नाम में? पहले परफेक्ट का है। तो सब्जेक्ट तो कॉमन है दोनों में, ऑब्जेक्ट भी कॉमन है। अब ये जो बीच का खेल है, यहां से अगर अपन देखें तो पहला नाम किसका है? परफेक्ट का। तो परफेक्ट का कैरेक्टर सबसे पहला, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में जो दो कैरेक्टर है उनमें पहला कैरेक्टर परफेक्ट का उठा लेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव। फिर अगला, अगला नाम है परफेक्ट कंटिन्यूस में कंटिन्यूस। तो फिर दूसरा कैरेक्टर कंटिन्यूस का उठा लेंगे, वर्ब का आईएनजी। तो वर्ब वाला कैरेक्टर हमने कंटिन्यूस का उठा लिया, और हेल्पिंग वर्ब हमने इज एम आर की जगह हैज हैव ले लिए, परफेक्ट। और इन दोनों टेंसेस को जोड़ा है, परफेक्ट और कंटिन्यूस। परफेक्ट और कंटिन्यूस को जोड़ के बनाया परफेक्ट कंटिन्यूस। तो जोड़ने के लिए एक हेल्पिंग वर्ब और लगाया, बीन। तो ये बन गया सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको इससे मैच कर लो, ये वाले से। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम इक्वेशन मोड में भी इसको लर्न कर सकते हैं। लैंग्वेज इज फन, जैसे करना चाहो कर सकते हैं। कंटेंट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक बच्चों, बहुत अच्छा। चलो भाई, अब अपन लेते हैं सेंटेंस। करते हैं, राम वाला ही हमारा सेंटेंस चल रहा है अभी। तो बोलो क्या बनेगा? राम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, राम हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, हैज राम बीन प्लेइंग क्रिकेट, हैज राम नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट। चलो बना ही देते हैं। राम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, राम हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट,
हैज राम बीन प्लेइंग क्रिकेट? क्वेश्चन मार्क. हैज राम नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट? क्वेश्चन मार्क. परफेक्ट. आया अच्छे समझ में? बहुत अच्छा. तो बच्चों देखो ऐसा है कि ये 4 टेंस हो गए हमारे. अच्छा, 4 टेंस के 4 भेद हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, 4 हो गए. और हर एक के 4 है. प्रेजेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव. तो 4 4 जा 16. तो 16 भेद हम लोग कर चुके हैं. और हैं कितने कुल? 48. तो हमने आज 1/3 की. तो सर 3 लेक्चर हम लोग टेंस को देंगे क्या? नहीं, हम लोग टेंस को देंगे 2 लेक्चर सिर्फ. सर टेंस महीनों तक पढ़ाया जा सकता है. हाँ, स्पोकन क्लासेस में या जब बहुत डिटेल में हम पढ़ते हैं तब महीनों तक पढ़ा सकते हैं. लेकिन हमारे कोर्स में इतना स्कोप नहीं दिया मुझे कि मैं इसको महीनों तक पढ़ाऊँ. एटलीस्ट 2 लेक्चर तो टेंस के मुझे लेना पड़ेंगे. तब जाके हम 5-6 लेक्चर में वॉइस एक्टिव पैसिव को और 5-6 लेक्चर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट को पूरा कर सकते हैं. 4-5 जितना भी होगा. अगर बेस मजबूत हुआ हमारा टेंसेस का तो वो हम कर पाएंगे. तो पढ़ क्यों रहे हैं ये बताया, और कितना पढ़ेंगे ये भी हमने डिसाइड किया, क्योंकि टाइम हमें पास लिमिटेड है. और फिर मैं ये मान के भी चल रहा हूँ कि ये बहुत कुछ चीज़ें आपकी पढ़ी हुई हैं स्कूल लेवल पे 12th तक. तो नहीं भी पढ़ा था तो चलता है, मैं स्किप करा सकता था. लेकिन मेरा कर्तव्य भी है और कोर्स में न होने के बावजूद भी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आगे के लिए. ठीक है बच्चों. तो एक बैलेंस बनाना है हमको कि इस चीज़ को हम उतना टाइम दें, बिल्कुल ना पढ़ें ये भी गलत होगा, धोखा होगा. और बहुत ज़्यादा टाइम दे दें उस चीज़ पे जो कोर्स में नहीं है या आईसीआई ने मॉड्यूल में नहीं रखी है, तो भी हम लोगों को गलत हो सकता है. एक रीजनेबल टाइम दे के हम इसको ख़त्म करते हैं. बिल्कुल ऐसे ही चलेगा. कौन सा टेंस? पास्ट टेंस. और ऐसे ही चलेगा फ्यूचर टेंस. सबके अपने अपने वर्ब स्ट्रक्चर होंगे और हर एक के 4 भेद बनेंगे. कल हम चूंकि एक बार ये फॉर्मेट अच्छे समझ में आ गए, तो कल हम पास्ट और फ्यूचर को दोनों को एक ही दिन में एक साथ पूरा कर देंगे. ठीक. चलो बच्चों, आज आप लोग स्टार्ट करो ईडियम्स. ईडियम्स ऑफ द डे लिखो फटाफट. मैं निकालता हूँ कोई बढ़िया सा ईडियम आपके लिए. टू बिल्ड कासल्स इन द एयर. पहला, टू बिल्ड कासल्स इन द एयर, यानी हवाई किले बनाना, यानी कि टू ड्रीम हाई. टू ड्रीम हाई. लेकिन कई बार घर वाले बोलते ना कि हवाई किले बनाना मत. भाई मैं ये कर लूंगा, सीए बन जाऊंगा, फिर ऑफिस खोल लूंगा. तो बड़ी बड़ी बातें जिसको अपन बोलते हैं. ओएलएक्स पे एक ऐड आता था ना, वाइफ अपने हस्बैंड को टीज करती थी कि वो पियानो लाऊंगा तो बजाऊंगा. पर वो पियानो लेके तो आ गया, 2 दिन बजाया, फिर उसके बाद पढ़ाई है ना. वी नॉर्मली हैव अ हैबिट ऑफ बाइंग थिंग्स आउट ऑफ इम्पल्शन. कि यार कोई चीज़ अच्छी लग रही है, अभी चाव आया है नया नया, तो या कोई क्रेज बना है थोड़े दिन का, तो खरीद लो. 1-2 दिन तक हमको मजा आता है, फिर हम बंद कर देते हैं, वो चीज़ पड़ी रह जाती है. कपड़ों के साथ भी ऐसा होता है. बहुत पसंद आ रहा है, खरीद लिया, एक बार पहना, उसके बाद कभी नहीं पहना. तो वी ऑफन डू दिस. सेम वेज वी मेक अ लॉट ऑफ प्लान्स, कैसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, और फिर बाद में सब हवा हो जाती है. तो घर वाले क्या बोलते हैं? स्टॉप बिल्डिंग कासल्स इन द एयर एंड डू समथिंग प्रैक्टिकली. ये हवाई किले बनाना बंद कर, कुछ प्रैक्टिकली करके दिखा. टू बिल्ड कासल्स इन द एयर, बड़े बड़े ऊंचे ख्वाब रखना, एट द सेम टाइम उनको पूरा भी करना, है ना. कहावत तो आपको पता ही है कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते हैं, है ना, जिनको पूरा करने में हम लगते हैं. चलो, टू बिल्ड कासल्स इन द एयर. ठीक है. अगला है एट द 11th आवर. एट द 11th आवर. अच्छा, इसकी स्पेलिंग क्या है? ELEVENTH. तो क्या पढ़ेंगे? 11th. नो, इट्स नॉट 11th, इट्स 11th. ई साइलेंट हो जाएगा बोलते समय. ठीक बच्चों, छोटी छोटी इंग्लिश की बातें कौन पढ़ाएगा? टीचर. इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? एट द 11th आवर. 11th, है ना. अब
कुल मिला के घड़ी में 12 घंटे होते हैं, फिर वापस 12 घंटे होते हैं। आवर्स वाले फॉर्मेट मत पढ़ो ना, 16 आवर्स 18 आवर्स रेलवे के टाइम वाला। नॉर्मल में मोबाइल में भी चलाते हैं अपन लोग आवर्स, 24 आवर्स फॉर्मेट में घड़ी, लेकिन नॉर्मली घड़ी 12 घंटे की होती है। फिर 12 घंटे बाद फिर 1 बजे से चालू होती है AM PM फॉर्मेट में। तो 12 सबसे लास्ट है, 12 के जस्ट पहले क्या है, अंतिम घड़ी। 12 के जस्ट पहले क्या है, 11। तो जब घड़ी का अंतिम घंटा 12 हो और आप 11th आवर की बात कर रहे हो, 11th आवर की, इसका मतलब आप एकदम लास्ट की बात कर रहे हो, है ना। तो ये उसको मेटाफोरिकली पेश करते हैं। कैसे कि कोई भी काम अगर एकदम लास्ट में, क्योंकि 12 पे तो खत्म ही हो रहा है और तो 11th पे आया है, तो कोई भी काम एकदम लास्ट मोमेंट पे करते हैं तो उसे हम कहते हैं एट द 11th आवर। क्या, you have not studied for the entire year and now you are studying at the 11th hour and you say you will bring an AIR? I am not so sure about this, है ना। तो at the 11th hour, बहुत अच्छा। इसका क्या है मीनिंग, at the last moment, at the last moment। ठीक है, तीसरा लिखो, at the outset, at the outset। ये हम लोग स्पीच में प्रयोग करते हैं बहुत ज़्यादा। जब आप कोई स्पीच शुरू कर रहे हो तब इसका प्रयोग करते हो पहले लाइन में। गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल, एट द आउटसेट आई वुड लाइक टू एड्रेस एन इम्पॉर्टेंट इशू। तो ये जो स्पीच की मैंने बिगनिंग की है, तो एट द आउटसेट मतलब एट द बिगिनिंग या इन द बिगिनिंग, शुरू में। लिखो एट द आउटसेट, इन द बिगिनिंग। द ट्रेकिंग पार्टी मेट विथ मेनी डिफिकल्टीज एट द आउटसेट। ट्रैकिंग करने जो पार्टी गई थी, जो दोस्तों की टोली गई थी, उसको शुरू में बहुत सारी दिक्कतें आई। फेस्ड मेनी डिफिकल्टीज एट द आउटसेट। चलो, ये दो अच्छे अच्छे हैं, ये ले लो। अ बेड ऑफ रोजेस एंड अ बेड ऑफ थॉर्न्स, एक जैसे हैं इसलिए ले लो, आज के 5 हो जाएंगे। कभी हम 2 लेते हैं, कभी 1 लेते हैं, कभी 5 लेते हैं, राउंड अबाउट एवरेज 3 लेते हैं हम, कभी 5 तो कभी 2, कभी 3। अ बेड ऑफ रोजेस, ये भी आप अपनी कॉपी में लिख रहे हो, सारे इडियम्स भी। अ बेड ऑफ थॉर्न्स, देखो एग्जैक्टली उल्टे एक दूसरे के। रोज यानी गुलाब, थॉर्न यानी कांटा। तो बेड ऑफ रोजेस यानी फुल ऑफ जॉय एंड ईज, फुल ऑफ joy and ease. A bed of thorns means full of difficulties. तो देखो, इनको एक ही सेंटेंस में प्रयोग कर रहा हूं तो भी कर सकते हैं। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, इट इज अ बेड ऑफ थॉर्न्स। लाइफ पूरी तरह से जॉय और ईज पे नहीं रहती हमेशा, जीवन तो मुश्किलों से भरा हुआ है। तो एक सेंटेंस पे भी यूज हो गया है ना। जैसे पिताजी ने बच्चे को डांटते हुए कहा, यू थिंक लाइफ इज अ बेड ऑफ रोजेस ओनली बिकॉज यू आर गेटिंग एवरीथिंग अर्न बाय मी, है ना। तुमको लग रहा है जिंदगी बहुत आसान है क्योंकि तुमको सब कुछ मेरे द्वारा कमाया हुआ मिल गया है। ठीक। या अ पुअर मैन्स लाइफ इज अ बेड ऑफ थॉर्न्स, यानी कि कांटों की शैया सेज पलंग, या फूलों की शैया सेज या पलंग, गुलाब की शैया। अब गुलाब की शैया मतलब मस्त, जॉयफुल, ईज, आनंद, नींद आएगी। कांटों की शैया पे नींद आएगी नहीं, चुपते रहेंगे। तो ये मेटाफोरिकली, अगेन इडियम्स आर वेरी ब्यूटीफुल। चल, तो फुल ऑफ जॉय एंड ईज और फुल ऑफ डिफिकल्टी, बेड ऑफ रोजेस, बेड ऑफ थॉर्न्स। तो ये हमारे आज के इडियम्स हुए। आप बच्चे लोगों ने बहुत ही प्रेम से सुना, अनुग्रहित हूँ। अगली मुलाकात करते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।